Hello, good morning, students. Uh, I hope you all are well, and nowadays you are not taking any type of medicines. मुझे लगता है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और इस समय आप किसी प्रकार की कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे होंगे। आप सभी, इट मीन्स आप सभी क्या होंगे, आप सभी हेल्दी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ। ओके स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आपका हेल्थ रिलेटेड ही टॉपिक है। सो इट्स वेरी कंपल्सरी to learn it very consciously. Okay students, this is your fourth chapter. The name of the chapter is why do we fall ill. Okay, what are the main reasons of our illness, हमारी बीमारी का मेन रीजन क्या होता है, what are their symptoms, what are the different agents which are responsible for it. So we will study in this chapter all the things in brief, and we will understand the things and we will try to follow all the things so that we all be healthy in our life. Okay students, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ एंड डिजीजेस से। हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है, सिम्टम किसे बोलते हैं, साइन क्या होता है, सारी पॉइंट को समझना बहुत ही नेसेसरी है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा कंप्लीट बॉडी क्या है, हमारी एक बॉडी भी हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन जैसा ही है। जैसे अगर जनरली देखा जाए तो कोई बाइक या कोई कार को आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि उसमें डिफरेंट इंजन्स हैं, इंजन है, उसके हेडलाइट्स हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, इसके एक डिफरेंट पार्ट्स हैं। जब इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट हो जाती है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पाता है, जिससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। इसलिए आज स्टूडेंट्स हम लोग इस पर ब्रीफली इसको जानने का प्रयास करेंगे कि हेल्थ क्या होता है, उसके डिजीजेस क्या हैं, सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। नाउ अबाउट हेल्थ a state of physical, mental, social well-being that includes a unity and harmony within the mind, body and soul of an organism. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हेल्दी हम किसको कहेंगे। ओके, हेल्दी और डिजीज फ्री दो अलग बातें होती हैं, इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ओके, आप फिजिकली फिट हो, ओके, कोई वीकनेस नहीं हो, मेंटली आप स्ट्रांग हो, आपकी मेंटल कंडीशन जो हो वो बेहतर वर्कआउट कर रही हो, एंड सोशल वेलबींग, इसके साथ साथ आप समाज के अनुरूप ही क्रियाकलाप करते हो, जो भी आप वर्क करते हो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू सोशल नीड के आधार पर ही उसे करते हो। अगर इसमें से कोई भी पार्ट आपका मिसिंग है, सपोज दैट आपको फिजिकली प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप बहुत वीकनेस फील कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। मेंटली आप बहुत स्ट्रेस में हैं, तनाव में चल रहे हैं, डिप्रेशन है, ऐसे इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वी कैन से दैट यू आर नॉट हेल्दी। देन सोशल वेलबींग, आप फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप कोई भी समाज से संबंधित जो भी वर्कआउट करना होता है उसमें आप कोई भी अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सोशल वर्क जस्ट वी कैन से, ओके, सोशली एक्टिविटी आपकी थोड़ी अलग होती है। आप लोगों को एक तरीके से अच्छा समझकर एक दूसरे से अच्छी रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप करते हैं, बल्कि आप उनसे एनिमी के तरीके से व्यवहार करते हैं। आपकी बिहेवियर ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से और इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग से भी उस तरीके की है। तो अगर इसमें से कोई एक पार्ट मिसिंग है तो इसका मतलब ये है दैट यू आर नॉट हेल्दी पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, सो यू मस्ट कीप ऑल द थिंग्स। देखिए, हम
हेल्दी हो, फिट हो, सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, तभी हम ये बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं, हम हेल्दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट डिजीज़ क्या होते हैं? एनी कंडीशन दैट कैन लीड टू डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, इवन डेथ ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ऐसी कंडीशन जिसके कारण हमें डिस्कम्फर्ट फील होता हो। डिस्कम्फर्ट मतलब हमें आराम नहीं, सपोज दैट आपको क्या है, बहुत तेज़ी से सिर में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग फील हो रहा है, तो दिस इज साइन ऑफ डिजीज़। ये किसी न किसी बीमारी का कोई लक्षण हो सकता है। ओके ना, डिस्ट्रेस, आप बहुत ही निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजीज को ये क्रिएट करता है। ओके, अधिक डिप्रेशन में आने से मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कंप्लीट फिजियोलॉजी जो बॉडी की है वो अफेक्टेड हो जाती है। ओके, देन हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसके साथ साथ जब ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी तो आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और जिसके कारण से आपको क्या दिक्कत आएगा, इवन देन जब ये सभी प्रॉब्लम होना शुरू होती हैं तो यहाँ तक कि अगर इसका हम कोई रेमेडी, कोई इलाज नहीं लेते हैं तो एट लास्ट डेथ की भी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी डिजीज़ की, कोई भी डिजीज़ अगर हो तो उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे सपोज दैट आपको कोल्ड फीवर आ रहा है, मतलब फीवर ऐसा हो रहा है कि बहुत तेज़ ठंड दे करके आपको बुखार आ रहा है, तो मे बी ये आपको वायरल फीवर भी हो सकता है, और इसके साथ साथ आपको ये मलेरिया या तो आपको डिफरेंट टाइप के डिजीजेज हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या कराना होता है, आपको डिफरेंट टेस्ट कराने होते हैं। टेस्ट से ये क्लियर आउट हो जाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आइए सिम्टम्स के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। इंडिकेशंस ऑफ डिजीजेज, यानी कुछ जो डिजीजेज होते हैं उनका कुछ लक्षण होता है, इंडिकेशंस होते हैं, सच एज हेडेक, स्टमक पेन, नाजिया एट्सेट्रा, दैट कैन ओनली बी फेल्ट बाय द पेशेंट। मतलब ये जो समस्याएं हैं, जब कोई पेशेंट होगा तभी उसको ऐसा फील होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप समझते हैं कि किसी को स्टमक पेन हो रहा है, इनडाइजेशन हो गया है, मतलब भोजन अच्छे से आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो स्टमक पेन होना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। ऑल दीज आर द सिम्टम्स, ये सिम्टम है कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजीज के। ओके, आइए फिर साइन को जानते हैं। ओके, साइन ऑफ अ डिजीज इंक्लूड, अब देखिए उसका साइन क्या हुआ कि आपको इस तरीके के डिस्कम्फर्ट फील होने के कारण आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी का एक साइन, कुछ लक्षण मिलना प्रारंभ होता है। जैसे वो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर आना, वोमिटिंग होना, इवन देन ये प्रॉब्लम हो जाना कि डायरियल प्रॉब्लम हो जाना। ओके, बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस तरीके की। दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय अ फिजिशियन, जब आप फिजिशियन को, डॉक्टर को जब दिखाने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको बुखार आता है तो बुखार में ठंडी अधिक आती है। ओके, फिर आपको वोमिटिंग भी फील होता है कि नहीं, ये सब तरह तरह के आपको ये सब क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन, इस साइन एंड सिम्टम के आधार पर ही वो क्या करते हैं, आपको पर्टिकुलर डिजीज़ को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, देन वो उसका रेमेडी करते हैं, इलाज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। जैसे आजकल कोविड-19 जो आपकी डिजीज़ चल रही है, तो कोरोना वायरस की डिजीज़ में भी आपको इंक्यूबेशन पीरियड की बातें सुनने को मिलती हैं कि मतलब अगर हमें इन्फेक्शन लगता है, सपोज दैट किसी एक पर्सन के कांटेक्ट में आए जिससे क्या था, कोविड-19 कोरोना वायरस था, तो उसके टच में आने के अप्रॉक्सीमेट 14 डेज के अंदर उसके सिम्टम आना शुरू होते हैं, जैसे फीवर आना, फिर आपको कफिंग होना। ओके, इसके साथ साथ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ओके, अस्थमेटिक प्रॉब्लम होना, इस सब तरीके की ये
ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम, ये इसके सिम्टम हुए, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, मतलब वो समय जिसके बीच में वायरस आपकी बॉडी में या बैक्टीरिया एंटर करने के बाद वो अपना मल्टीप्लिकेशन करके वो सिम्टम को सो आउट करना प्रारंभ करता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट कोरोना वायरस का जैसा देखिए चल रहा है। आप इन्फेक्टेड पर्सन के टच में अगर आते हैं तो उसका सिम्टम कब आता है, अप्रॉक्सीमेट 14 डेज के अंदर फीवर आना, देन आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम होना, ओके, तरह तरह की समस्याएं आपको क्रिएट होना शुरू होती हैं। नाउ कॉजेज़, ओके, आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि जो डिफरेंट डिजीजेज होती हैं उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ओके, उसका कारण आखिर क्या है, ये डिजीजेज क्यों होते हैं। आइए पहले हम लोग कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ को समझते हैं, मतलब जिसके सहयोग से बीमारी उत्पन्न होती है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ वही होते हैं, मतलब जिसके कारण बीमारियां उत्पन्न होना शुरू होती हैं। जैसे सपोज दैट आप अनहेल्दी कंडीशन में आप सरवाइव कर रहे हैं, ओके, आपने अपने घर में खाना पकाया हुआ है अच्छे से, लेकिन आपने उसको कवर करके अच्छे से ढक करके रखा नहीं हुआ है, और फ्लाई यानी घरेलू मक्खियाँ आ रही हैं, वो उस पर बैठ रही हैं, तो उससे क्या होगा कि वो डिफरेंट टाइप के डायरियल डिजीजेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिफरेंट डिजीजेस को वो आपके फूड में वो कंटामिनेट कर देंगे, मिक्स कर देंगे, और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अनहेल्दी कंडीशन, फर्स्ट थिंग दैट इज अनहेल्दी कंडीशन, हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं है, हम अपने खाना पानी को अच्छे ढंग से हम उसको ढक करके नहीं रखते हैं, ये सब अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो, और इसके साथ साथ जो हम पानी पीते हैं वो साफ़ सुथरा पानी नहीं है, वो गंदा है, हम उसको पी ले रहे हैं, और तो अगर हम इस तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो हमें ये कंट्रीब्यूटरी रीजन में ये कॉजेज़ में आते हैं। सेकेंड थिंग, इम्प्रॉपर पब्लिक सर्विस। इसके साथ साथ देखिए जो भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं उसमें ऐसा ही देखने को आता है कि मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स थोड़ा केयरलेस होते हैं। आप जैसे मोस्ट सिंपली अगर देखें तो अगर हम बात करें ट्रेन फैसिलिटीज़ को लेकर की, तो ट्रेन्स में जब हम लोग जर्नी करते हैं तो हम लोग इसका केयर नहीं करते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन का, साफ़ सफाई का, जिससे क्या हो जाता है कि उसके टॉयलेट्स और ये सब कुछ और वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी डर्टी होता है, जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में डिजीजेस भी फेस करने होते हैं। तो इसके साथ साथ पब्लिक प्लेसेस जितने होते हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक आवर स्कूल आल्सो, दैट इज़ पब्लिक प्लेस, वहाँ पर जो भी प्लेस है उसकी प्रॉपर सैनिटेशन का हमें भी ध्यान देना चाहिए। वैसे तो स्कूल उसको प्रॉपरली केयर करता है, ट्वॉयलेट्स की साफ़ सफाई से लेकर के, लेकिन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको उसको प्रॉपर फ्लश करने की हमको अपने अंदर हैबिट डालनी होगी, ओके। तो इम्प्रॉपर पब्लिक सर्विसेज, जैसे आपके यहाँ पर सपोज दैट पानी की सुविधा आपको जो है जल निगम के थ्रू आपके यहाँ पर पानी आ रही है, और उसमें क्या हो रहा है कि अच्छे से प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं है, ओके, उसका बीच में कहीं पर पाइप उसकी ब्रेक है और उसमें से मिक्स होकर के डिफरेंट जो भी डर्टी हम कह सकते हैं कि डर्ट है, वो गंदगी है, वो भी आपके पास आ जा रही है, और उसको हम पीते हैं, और पीने से हमको बीमारियां उत्पन्न हो जाती है डिफरेंट टाइप की, जिसमें कोलेरा भी हो सकता है, इवन देन डायरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब इम्प्रॉपर पब्लिक सर्विस की वजह से भी क्रिएट होती है, लेकिन इसमें हमको खुद को केयर करना है कि ऐसे प्लेसेस से हमको खुद को दूर रखना है। इसके साथ साथ पावर्टी इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। वैसे पावर्टी इसका रीज़न मुख्य तौर पर तो नहीं बोला जाता है, लेकिन ये रीज़न तभी क्रिएट होता है जब हम पावर्टी को अपना केवल बेस बना करके उसको हम अपनी कमजोरी बना लेते हैं। हम पावर्टी को शो करते हैं, हम अपनी साफ़ सफाई का प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। इसके साथ साथ पावर्टी कंडीशन में ऐसी भी हो जाती है कि कभी कभी प्रॉपरली फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है, या तो साफ़ सफाई से फूड नहीं बन पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो कच्चा घर है या ऐसी सुविधाएं हैं जहाँ पर कि हम साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, जबकि पावर्टी इसका कोई मेन रीज़न नहीं हो सकता है।
हम चाहें तो उसमें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो भी हमें बीमारी होने का कारण चांस बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इमीडिएट कॉजेज़। कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिनका तुरंत हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद हमारे ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होगी। लेकिन इमीडिएट कॉजेज़ जो होते हैं इनका तुरंत हमारे ऊपर असर पड़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। देयर आर एक्सटर्नल कॉजेज़ लाइक माइक्रोब्स, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सपोज दैट अगर हम प्रॉपर साफ सफाई नहीं रख रहे हैं या तो अनहेल्दी पर्सन के टच में जाएंगे तो इमीडिएटली वो हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स दैट कैन कॉज डिजीजेज इन अ पर्सन। ओके, इनके भी टच में अगर हम आते हैं तो हमें तुरंत ही माइक्रोब्स के टच में अगर हम किसी कारण से आ जाते हैं, हो सकता है कि वो हमारा प्रॉपर सैनिटेशन न रखने से होता हो, या तो हम किसी बीमार पर्सन के टच में आते हैं तो हम उनका ख्याल रखने के साथ साथ हम अपने को हम खुद का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी हमें बीमारी हो सकती है। इसलिए हमें अपना भी केयर करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ड्यूरेशन डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर ड्यूरेशन के आधार पर देखा जाए तो ये दो प्रकार का होता है, दैट इज एक्यूट एंड सेकेंड वन दैट इज योर क्रॉनिक डिजीज। ओके स्टूडेंट्स, ये दो तरह का होता है। एक्यूट डिजीजेज क्या होती हैं, आइए, लास्ट फ्रॉम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल दैट इज कोल्ड, कफ एंड इन्फ्लुएंजा। स्टूडेंट्स, ऐसे डिजीजेस जो थोड़े समय के लिए हमें होते हैं और फिर उसके बाद वो थोड़ी बहुत मेडिसिन लेने पर वो सही हो जाते हैं, उन्हें हम एक्यूट डिजीजेस बोलते हैं, जो थोड़े समय के लिए आते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आपको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है या कोल्ड हो जाता है, कोल्ड कफ अगर खांसी की समस्या हो जाती है तो थोड़े समय के बाद वो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है या मेडिसिन से सही हो जाता है। तो ऐसे डिजीजेस को हम एक्यूट डिजीजेस बोलते हैं। ओके, एंड क्रॉनिक डिजीजेस, ओके, लास्ट द डिजीजेस दैट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसे डिजीज़ जो हमारे साथ लंबे समय तक रहते हैं। इवन देन ऐसा भी होता है कि कुछ डिजीजेज ऐसे होते हैं कि हमारी बॉडी में होल लाइफ वो वैसे ही रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो पाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अवर क्रॉनिक डिजीजेज। जैसे कि डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है तो उनको मोस्टली वेरी सिंपल, उनको तो सबसे पहले उनको जो भी स्वीट थिंग्स होती हैं, मीठी चीज़ों से उनको दूरी बना लेनी होती है। इसके साथ साथ अगर वो बहुत ही प्रॉब्लम उनके साथ अगर डायबिटीज़ का लेवल अगर हाई है तो उन्हें इंजेक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके यूज़ से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको होल लाइफ इंजेक्शन लेना होता है, डेली एक इंजेक्शन लेना होता है, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं। देन किडनी स्टोन भी अगर आपके अंदर एक बार ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ये भी इसका जल्दी से इलाज नहीं होता है। ऑपरेशन से कुछ लोगों में सही हो जाता है, कुछ लोगों में इतना शॉर्ट होता है, छोटा होता है स्टोन कि जल्दी उसका ऑपरेशन भी नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को झेलना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स दैट ट्रांसमिट कम्युनिकेबल डिजीजेज बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज। आइए अब हम जानते हैं कि ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, ओके, और ये ट्रांसमिट होकर हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। नाउ अबाउट viruses, these are very teeny organisms that grow, multiply or reproduce only inside the host cells. स्टूडेंट्स, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि वायरसेस ये हमारी बॉडी के अंदर आने पर ही ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी के बाहर ये कंप्लीट डेड कंडीशन में होते हैं। इसलिए इनको हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का हम लिंक भी मानते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की कड़ी भी मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही टीनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम देख नहीं सकते। इनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है जिससे कि उनकी हर एक डिफरेंट पार्ट्स को समझा जा सके। इसके साथ साथ उनका जो रेमेडी है, उनका जो इलाज है, उसको समझने के लिए भी रिसर्चेस चलते हैं। इवन देन इनकी जो साइज होती है ये सबसे छोटे माने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये तभी, ये जब तक, जैसे कि आप
आपको हम कोरोना वायरस का यहाँ पर एग्जांपल देना चाहेंगे। कोरोना वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ये हमारी बॉडी में आने के 1 वीक अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 14 डेज के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन करना हमारी बॉडी के अंदर ये स्टार्ट करता है। ये हमारी बॉडी के डीएनए के साथ ये कंबाइन करके खुद का मल्टीप्लाइड कॉपीज़ ये क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिससे इनकी संख्या तेज़ी से हमारे शरीर में बढ़ती है और हम कोरोना वायरस से एट लास्ट अफेक्टेड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस दैट आर इन्फ्लुएंजा, ओके, देन कोल्ड दैट इज बाय रिनोवायरस, डेंगू, एड्स और कोरोना वायरस जिसको कि आप लोग जान ही रहे हैं। ओके, नाउ अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लार्जर देन वायरसेस। बैक्टीरिया जो होते हैं ये वायरस से थोड़े इनकी संख्या बड़ी होती है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इनकी भी स्टडी करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी संख्या को इनकी जो आकृति आकार होती है बहुत छोटी होती है। इसके साथ साथ इनसे डिफरेंट टाइप के हमको डिजीजेस भी क्रिएट होते हैं। ओके, ये जब तक ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं आते हैं तब तक ये हमें किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। इसमें प्रॉपर सैनिटेशन, साफ़ सफाई का भी हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं और ये वायरस से बड़े होते हैं। डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज whooping कफ, ओके, टाइफाइड, कॉलेरा, एंथ्रेक्स, टीबी, ऐसी कई डिजीजेज हैं। ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, ओके, लेप्रोसी, कई डिजीजेज हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होती हैं। इसलिए प्रॉपरली हमको इसका ध्यान देना चाहिए। ना अबाउट फंजाई। फंजाई क्या होते हैं? दीज आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनमें और प्लांट में अंतर क्या होता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जबकि उनके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। ओके, बट ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, डिजीजेस काज्ड बाय फंजाई दैट इज एथलीट फूट, कैंडिडाइसिस, रिंगवर्म। आप देखते होंगे कि रेनी सीजन में हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रिंगवर्म यानी दाद बोलते हैं, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसमें हमें खुजली होता है, तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? दैट्स विद बाय द फंजाई। ओके, नाउ अबाउट प्रोटोजोन। प्रोटोजोआ आर सिंपल प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑफन फाउंड इन वाटर। मोस्ट सिंपली, ये सिंपली देखा जाए तो ये वाटर में ही पाए जाते हैं और इनसे हमको डिफरेंट टाइप के इन्फेक्टेड वाटर पीने से, पानी पीने से हमें होता है, इनसे डिजीजेज होते हैं। जैसा कि एमेबियासिस हम बोलते हैं। एमेबियासिस ये काला आजार, एमेबियासिस में डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है। देन मलेरिया इज आल्सो प्रोटोजोन दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये भी बहुत ही, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हमारे इंडिया में तो ये डिजीज़ नहीं होती है, मोस्टली अफ्रीकन कंट्री जो होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें सिकनेस की प्रॉब्लम उनको आ जाती है। ओके, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, मतलब वो मैक्सिमम टाइम सोए ही रहते हैं, ऐसी ये बीमारी क्रिएट हो जाती है। इवन देन इसमें डेथ भी होती है। मलेरिया डिजीज़, मलेरिया भी हमारे भारत में मलेरिया डिजीज़ भी हर साल होती है और अप्रॉक्स देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में लाखों लोगों की डेथ होती है मलेरिया से और इसके साथ साथ स्लीपिंग सिकनेस से। इसलिए हमको इंसेक्ट यानी जो मॉस्किटो हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास कोई पानी का रुकावट हो तो उन डीचेस को हमें बंद कर ढक देना चाहिए। हमें प्रॉपर्ली अच्छे से मॉस्किटो नेट का यूज करके सोना चाहिए रात में, जिस तरीके से हम मॉस्किटो बाइट से बच सकें। ओके, नाउ मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक वर्म्स। कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर वर्म्स हैं जो भी हमारी बॉडी पर उनका बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स। दीज आर पैरासिटिक दैट इन्फेक्ट इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। ये हमारी इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि ये डिफरेंट एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं और इनकी वजह से डायरिया होता है। डायरिया होने की वजह से फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है
और कई बार हमें टॉयलेट्स जाने होते हैं, तो इससे भी हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि बहुत कमज़ोरी आ जाती है। उस कमज़ोरी के कारण हमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ हो जाते हैं, और इवन देन अगर हमने इसका प्रॉपर्ली अगर इलाज नहीं किया सही से, तो इवन देन ये डेथ का भी रीज़न बनता है ना। अबाउट एनीमिया, एनीमिया से क्या होता है, इसमें ब्लड की कमी पड़ जाती है, और ब्लड की कमी हो जाती है जिसके कारण अगर प्रॉपर्ली केयर नहीं किया जाता है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लीवर रॉट, ये लीवर के इन्फेक्शन रिलेटेड है। लीवर का अगर प्रॉपर्ली उसका भी अगर हम इलाज समय से नहीं लेते हैं तो हमें अच्छे से भूख नहीं लगना, इस तरीके की समस्या क्रिएट होती है, जिससे वीकनेस हो जाता है। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये एट लास्ट बहुत ही फैटल हो जाता है, हमारे लिए बहुत ही घातक हो जाता है। नाउ डिजीज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम। डिफरेंट सिम्टम्स और साइंस के आधार पर हम इनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज इन्फेक्टस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्टस डिजीजेस। ओके स्टूडेंट्स, इन्फेक्टस डिजीजेस क्या होते हैं? ओके, इन्फेक्टेड डिसीजेज में जिसमें कि आप एग्जांपल में कॉमन कोल्ड को ही ले लीजिए। इट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्शन एजेंट दैट इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, फंजाई। ओके, ये वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई के कारण के इन्फेक्शन के कारण ये डिजीज़ क्रिएट होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कॉमनली देखा जाए तो कॉमन कोल्ड है, अगर हम ऐसे लोगों के टच में आते हैं जिनको इन्फ्लुएंजा है या कॉमन कोल्ड है, तो हमें भी वो उस वायरस का असर अगर हम उनके साथ रहते हैं तो वो इनहेल होकर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है। इट स्प्रेड। अब आइए यहाँ से बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। बैक्टीरिया से डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी इन्फेक्टस डिजीजेज हो रही हैं। टाइफाइड फीवर, ये किससे होता है? दैट इज़ सैल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, जिसके कारण हमको टाइफाइड फीवर हो जाता है, जिसमें हमें बुखार आता है, हमें वोमिटिंग फील होती है, वीकनेस हो जाता है। अगर अच्छे से इलाज नहीं करेंगे तो इवन ये डेथ का भी रीज़न बन जाता है, और भी कई टाइप की डिजीजेज आपको हो सकती हैं वीकनेस के कारण। नाउ विडाल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। ये लैब में आपका ब्लड लेकर के सैंपल लेकर के जाते हैं लैब टेक्नीशियन, जो टेस्ट करके आपको क्लियर करते हैं कि आप विडाल पॉजिटिव और निगेटिव हैं। ओके, ना अबाउट न्यूमोनिया। न्यूमोनिया इज ऑल्सो लंग रिलेटेड प्रॉब्लम। ये लंग इन्फेक्शन के कारण ये समस्या क्रिएट होती है। इसमें जो बैक्टीरिया का नाम है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसके कारण जो लंग का एल्वियोलाई होता है, लंग में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हवा, हमारा जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ जा कर के भरता है? ये हमारे लंग्स में भरते हैं, और फिर वहाँ से वो किस में कैरी आउट होते हैं? एल्वियोलाई के थ्रू कैरी आउट होकर के वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्सअप किए जाते हैं ऑक्सीजन। लेकिन जब किसी पर्सन को न्यूमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो जो लंग का एल्वियोलाई का जो पार्ट होता है वो कम्प्लीटली कफ से ढक जाता है, और प्रॉपर्ली ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, जिसके कारण हमें सफोकेशन फील होता है। ओके, सफोकेशन फील होता है, जिससे यहाँ तक कि अगर अच्छे से रेमेडी नहीं की जाए तो ये भी बहुत ही फैटल, डेंजरस हो जाता है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो न्यूमोनिया का जो असर होता है, ये छोटे बच्चों पर इसका असर अधिक से अधिक पड़ता है। अधिक से अधिक ये 5 इयर्स तक के बच्चों को सबसे अधिक ये अफेक्ट करता है। इसलिए बच्चों का हमें प्रॉपर उनका केयर करना चाहिए। इसके लिए डिफरेंट आजकल वैक्सीनेशन चल रहे हैं, प्रॉपरली टाइम टू टाइम हमें वैक्सीनेशन भी कराते रहना चाहिए। नाउ थर्ड, अदर एग्जांपल्स इंक्लूड दैट इज डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस, ओके, that are different types of bacterial diseases which affect the person. Okay, now viral disease that is common cold, जो कि किससे होता है? रीनो वायरस से होता है। आइए प्रोटोजोन डिजीजेस के बारे में। जितने भी डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं, जिसमें एड्स हुआ, यहाँ तक कि आपका कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरस से होते हैं। ऐसे कई डिजीजेज हैं जो वायरस से
ये फैलते हैं। अगर हम उनके इससे अफेक्टेड पर्सन के टच में आते हैं तो हमें ये होता है। नाउ अबाउट प्रोटोजोन डिजीजेज, दैट इज़ योर मलेरिया। आइए हम मलेरिया के बारे में हम थोड़ा सा इसको डिटेल में इसको स्टडी कर लेते हैं। पैथोजेन इज प्लाज्मोडियम, ओके। इसका जो पैथोजेन होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट। यहाँ पर देखिए मलेरिया पैरासाइट को 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक ह्यूमन बीइंग और एंड फीमेल एनाफोलिज मस्क्यूटो। मलेरिया पैरासाइट reproduces sexually in human, asexually in human host, while in the mosquito most of the reproduce sexually, okay। मलेरिया पैरासाइट का देखिए क्या होता है कि कॉमनली यहाँ पर मैं आपको जो जनरल इसकी बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये ह्यूमन बॉडी को अपना ये होस्ट बनाता है। ये क्या करता है, इनसे जब ये अपना ब्लड सक करते हैं उसी के दौरान ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। ये आरबीसी के साथ, ये आरबीसी के अंदर ये एंटर कर जाते हैं और उसी के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन करना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही आरबीसी में इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है, मल्टीप्लाई करके इनकी संख्या अधिक होती है, तो आरबीसी ब्रेक होता है। और ब्रेक होने के जिस वक्त ब्रेक होता है उस समय हमको तेज़ ठंड दे करके बुखार आता है, फीवर आता है। इसके साथ साथ हमें वोमिटिंग फील होता है, हमें हेडेक बहुत तेज़ होता है। इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यानी मलेरिया से बचने के लिए हमें जो इनका एजेंट्स हैं उनसे हमें दूर रहना होगा, दैट इज़ योर मॉस्किटो, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अमेबियासिस, अमेबिक डिसेंट्री, ये हमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, जिसमें ये जो अमीबा होता है ये पानी के साथ हमारी बॉडी में जब अंदर एंटर करते हैं तब जा कर के हमें अमेबिक डिसेंट्री हो जाती है, ओके। नाउ हेलमंथीज डिजीजेस, एस्केरियासिस, पैथोजेनिज एस्केरिस, ओके। देखिए एस्केरियासिस भी ये भी हेलमंथीज, प्लेटी हेलमंथीज जो होती हैं इनका एक ग्रुप है जिसके कारण हमें होता है एस्केरियासिस नामक डिजीज हो जाता है। एलिफेंटियासिस, मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कुछ लोगों का एक पाँव बहुत मोटा होता है, ओके। अपेक्षाकृत जितना जनरली होना चाहिए उससे अधिक मोटा होता है। इसमें इसका जो पैथोजेन होता है ये वुचेरेराया बैंकॉप्टी होता है। ये जो आपके मॉस्किटो होते हैं उनके बाइटिंग के कारण ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और उस कारण से उनकी जो पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन को वो क्या करते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ओके। इसका भी बहुत ही बैड इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है ना। अबाउट टीनियासिस, पैथोजेन दैट इज टीनिया सोलियम, ओके, और टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सोलियम की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जनरली इसमें ये टीनिया सोलियम हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं जिसके कारण हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। मोस्टली ये बच्चों में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ओके। क्योंकि वो जनरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं से मिट्टी का जो पार्ट है वो उनके माउथ में चला जाता है, जिसकी वजह से ये इजीली इनके जो एग्स हैं उनके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डाइजेशन सही से नहीं होता है, बार बार उनको डिसेंट्री हो जाती है, तरह तरह की समस्याएं क्रिएट होती हैं ना। बट फंजाई, रिंगवर्म्स काज्ड बाय फंजाई बिलोंग टू जेनरा माइक्रोस्पोरम, ओके, ट्राइकोफाइटॉन एंड इपीडर्मोफाइटॉन। देखिए इसमें जो माइक्रोस्पोरम जेनरा का एक ये फंजाई है जिसकी वजह से हमें फंगल डिजीज रिंगवर्म हो जाता है। रिंगवर्म जो कि अभी मैंने आपको बताया, जो अक्सर करके ये कब होता है, हमें ये बारिश के सीज़न में हो जाता है, जिसमें खुजली जैसा ईचिंग होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ रैशेस बॉडी पर पड़ जाते हैं और ये बहुत ही डिस्टर्ब करता है हमको आपको। इसलिए हमको प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट दैट इज इन्फेक्टस एंड नॉन इन्फेक्टस डिजीजेस। आइए अब इन्फेक्टस और नॉन इन्फेक्टस डिजीजेस के बारे में हम पढ़ते हैं, ओके।
Non-infectious diseases such as influenza, cold, which are caused due to infection of agents. An infectious disease is classified as communicable because they are transferred from an infected person to a healthy person. Okay, infectious disease को हम communicable diseases कहते हैं क्योंकि ये किसी न किसी अनहेल्दी पर्सन से, अफेक्टेड पर्सन से किसी एक हेल्दी पर्सन को ये ट्रांसमिट हो जाता है. नाउ अबाउट नॉन इन्फेक्टियस डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हाइपरटेंशन, कई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं विच आर कॉज्ड बाय इंटरनल कॉजेज सच एज एक्सेसिव वेट, जेनेटिक डिफेक्ट्स एट्सेट्रा. दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. मतलब नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेज किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. मतलब ये किसी पर्सन को अगर है तो हम उसके अगर टच में रहेंगे तो हमें हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर. ओके, ये इनका एक्सेसिव वेट के कारण होता है या जेनेटिकल डिसऑर्डर के कारण ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. ना अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस, आइए पढ़ लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में. डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सच एज इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, दे आर कॉज्ड बाय द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, ये किसी न किसी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये क्रिएट होते हैं. ओके, now non-communicable disease which cannot spread from one person to another such as high blood pressure, cancer etc. मतलब वो किसी ऐसे पर्सन से नहीं फैलता है, जिसे हुआ है उसके टच में अगर हम आए तो हमें हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर. These diseases are caused by some internal causes such as genetic defects or excessive weight etc. Now about communicable diseases causing microbes that transmit communicable diseases belong to different categories, that are viruses that are very teeny, that grow and multiply, reproduce only inside the host cell. Then diseases caused by them, that is influenza, cold, dengue, AIDS etc. Now about bacteria that are multicellular, unicellular organisms larger than virus. They causes different types of diseases, that is whooping cough, typhoid, cholera, anthrax etc. Now about fungi. These are plant-like organism, heterotrophic. Okay, heterotrophic ये plant-like organism होते हैं और इनकी वजह से हमें एथलीट फूड, कैंडिडियासिस, रिंगवर्म एट्सेट्रा होता है. इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर बात आ जाती है प्रोटोजोन्स की. ये प्रिमिटिव यूनिसेलुलर हैं विच आर ऑफन फाउंड इन वाटर और इनकी वजह से हमको काला आजार, मलेरिया, इस तरीके की डिजीज़ेस भी हो जाती हैं. जैसा कि अभी हम लोगों ने ये सब पॉइंट्स को ऊपर पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इसको कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल के कारण फिर से ये इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर डायरिया, एनीमिया, लीवर रॉट, इस तरीके की डिजीजेस क्रिएट होती हैं. नाउ अबाउट मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. आइए अब हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं ये हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचते हैं, हमारे अंदर तक ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं. ना फर्स्ट वन, दैट इज योर एयरबॉर्न डिजीज. एयरबॉर्न डिजीज ट्रांसमिटेड व्हेन डिजीज causing microorganisms are expelled into the air by coughing or sneezing, talking etc. देखिए, ये एयरबॉर्न डिजीजेज ऐसी होती हैं कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, जब उसे कफिंग होती है, खांसी आती है या छींक आता है, स्नीजिंग होती है, या बात करते समय जब ड्रॉपलेट्स माउथ से हमारे बाहर निकलते हैं, उस समय क्या हो जाता है कि ये ट्रांसमिट हो जाते हैं. सेम एज इट इज़ जैसा कि अभी कोरोना वायरस की भी बातें चल रही हैं. जब हमें स्नीजिंग आता है, इसीलिए आपको क्या बोला जाता है कि यूज़ मास्क. क्यों मास्क यूज करने की बात बोली जाती है? ताकि जब भी आपको कफिंग हो, स्नीजिंग हो, तो वो डायरेक्टली किसी पर्सन को अफेक्ट ना करें. मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो एयरबॉर्न डिजीजेज में दैट इज़ अवर कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस आर मोस्ट कॉमन डिजीजेज. नाउ अबाउट वाटरबॉर्न डिजीजेज. ओके, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो हमें पोल्यूटेड वाटर ड्रिंकिंग करने की वजह से होती है. स्प्रेड व्हेन द एक्सक्रीशन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन contaminating
casual microorganisms get mixed with drinking water and this contaminated water is consumed. Okay students, देखिए जब होता ये है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कारण जो भी वायरस या बैक्टीरिया क्या हो ये स्प्रेड कर दिए जाते हैं, तो स्प्रेडिंग होने के बाद अगर ये वाटर में मिक्स हो जाते हैं और उसके माध्यम से हमारे पास पहुंचते हैं तो भी ये हमें वाटर बॉर्न डिजीज़ के रूप में अफेक्ट करते हैं। लेकिन जनरली देखा जाए तो ये ड्रिंकिंग वाटर से होने वाले जो डिजीज़ हैं जिनमें कॉमन है हेपेटाइटिस ए, कॉलेरा, टाइफाइड, इनके जो माइक्रोब्स होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये आपके कंटामिनेटेड वाटर यानी साफ़ सुथरा पानी न पीने से ही होते हैं ये। इसलिए हमको स्पेशली इन रेनी सीजन, वैसे तो सभी सीजन में हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन रेनी सीजन में हमको पानी को बॉयल करके यूज़ करना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ आरओ या प्यूरीफायर को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका भी आपको प्रॉपर केयर करना है कि आपके जो डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं, बर्तन भी साफ़ सफाई से होने चाहिए, नहीं तो फिर सैनिटेशन करने से कोई मतलब नहीं उसका होगा। तो कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये सब हमें डिजीज़ेस क्रिएट हो जाती हैं। ना अबाउट फूड बॉर्न डिजीज़ेस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो फूड बॉर्न डिजीज़ेस होते हैं, यहाँ तक कि ये स्पॉइल्ड फूड खाने की वजह से हमें क्रिएट होते हैं ये रोग। कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग फूड इन्फेक्टेड बाय डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। फॉर एग्जांपल दैट इज़ बॉटुलिज्म, स्टमक इन्फेक्शंस। होता ये है कि हम सपोज दैट फूड हमारे घर में जो रखा हुआ है उसको सही ढंग से रखा नहीं गया, या तो टेम्परेचर में चेंजिंग के कारण हमारा फूड स्पॉइल हो गया और हम बाई मिस्टेक हमने उसको खा लिया, तो क्या होगा, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ तक कि हमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डायरिया स्टार्ट हो जाता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और किसी तरीके से हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सो ये फूड बॉर्न जो डिजीज़ेज़ हैं, फूड पॉइजनिंग इसी के कारण क्रिएट हो जाती है। ओके, खाना कैसा हो जाता है वो ख़राब हो जाता है, ये बॉटुलिज्म के कारण होता है और उसको खाने की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। ना अबाउट कॉन्टैक्ट। ओके, देखिए कॉन्टैक्ट डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जब तक हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में नहीं आते हैं या तो हम उनके सामान को प्रयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं, तब तक हमें होने के चांसेस कम होते हैं, जिसमें स्वाइन फ्लू है, रिंगवर्म, कंजंक्टिवाइटिस। ओके, देखिए कंजंक्टिवाइटिस क्या है, ये आँखों की बीमारी है जिसमें आप देखते होंगे कि आईज़ का जो पार्ट होता है वो कम्प्लीटली रेडिश हो जाता है, और रिंगवर्म जिसमें क्या हो जाता है कि कंप्लीट बॉडी पार्ट्स पर रैशेस पड़ जाते हैं और उसमें इन्फेक्शंस उसके रहते हैं। और हम जिस पर्टिकुलर सपोज दैट हमने किसी एक टॉवल से साफ़ सफाई अपना वो सब किया और उसको रख दिया, किसी एक हेल्दी पर्सन ने वो भी उठाया, वो उससे अपनी वाइपिंग कर लिया, साफ़ सफाई उससे पोंछ लिया, फिर क्या होगा कि वो कंजंक्टिवाइटिस या तो रिंगवर्म के जो कॉजिंग एजेंट्स हैं वो उनके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाएंगे और फिर उनको वो अफेक्टेड कर देंगे। नाउ व्हाट एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं हमें जो एनिमल्स बाइटिंग से ही होते हैं, यानी एनिमल्स के काटने से होते हैं। जैसे आप सिंपली जानते हैं दैट इज़ डॉग एंड मंकी, इनके भी काटने से हमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ेज़ हो जाते हैं। ओके, एनिमल्स विच ट्रांसफ़र डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर दैट आर कॉल्ड वेक्टर्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर तो एग्जांपल के लिए इन्होंने प्लाज्मोडियम वायरस फीमेल मॉस्किटो का दिया है, लेकिन एनिमल्स बाइट में जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स के, जैसा कि मैंने बताया, डॉग बाइटिंग से भी हमको डिफरेंट टाइप के डिजीज़ेस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, जिनमें हाइड्रोफोबिया डिजीज़ जिसको बोला जाता है, जिसमें अफेक्टेड पर्सन उस वायरस की असर से वो मैडनेस उसको हो जाता है और फिर एट लास्ट वो पानी को देख करके भी उसे डर लगना शुरू हो जाता है और एट लास्ट उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये एनिमल बाइटिंग से होता है, इसलिए हमें एनिमल्स के साथ उनको भी हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
और अगर यहाँ पर मॉस्किटो की बात है तो उसके लिए हमें अपने आसपास की जो साफ़ सफाई है उसका ध्यान देना चाहिए, मॉस्किटो नेट का हमें यूज करना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन बी कॉज्ड बाय न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, malnutrition, malnutrition of body organs, degenerative diseases and bad habits like drug abuse। ओके, देखिए ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं ये सबसे अधिक ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से हो जाती है, या मेल न्यूट्रिशन यानी किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन या फैट या विटामिन्स को कम लेने की वजह से हमें ये रोग हो जाते हैं, या तो ड्रग एब्यूज़ यानी ड्रगिस्ट जो लोग ड्रग लेते हैं, ओके, नशीली दवाएं जो लोग नशीली चीज़ें खाते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। आइए न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को जानते हैं। दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सी एट्सेट्रा। ये क्या होती हैं? ये डिफरेंट विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होती हैं। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज आर कॉल्ड एज मेल नरिश्ड। ऐसे पर्सन को हम मेल नरिश्ड बोलते हैं। जैसे विटामिन ए है, मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए विटामिन ए की कमी अगर हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात में हमें दिखाई नहीं देता है अच्छे से। ओके, ना अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डिफिशियंसी, इससे क्या हो जाता है? मैरास्मस डिजीज हो जाता है, जिसमें इन दिस बॉडी बिकम्स लीन एंड थीन। बच्चे का जो बॉडी होता है वो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। रिब्स बिकम प्रोमिनेंट, यहाँ तक कि उनकी जो रिब्स हैं वो हड्डियाँ दिखने लगती हैं। ओके, एंड चाइल्ड सफ़र फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। और विटामिन की, इसकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की इतनी कमी हो जाती है कि उसमें मेंटल रिटार्डेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। मानसिक स्थिति भी उस बच्चे की अच्छी नहीं होती, वो मेंटली भी वीक हो जाता है, फिजिकली मेंटली हर तरीके से वो वीक हो जाता है ना। बट प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज इट लीड्स टू क्वास्टरकोर डिजीज। अब देखिए प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज ये किससे हो जाती है? ये क्वास्टरकोर डिजीज के कारण। ये क्वास्टरकोर, इससे होने वाली जो डिजीज है दैट इज योर क्वास्टरकोर। इन दिस the belly protrudes out, eyes bulges and the legs become sticky thin। इस डिजीज़ में ऐसा हो जाता है कि बच्चे का जो पेट होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है, उसकी आँखें वो बाहर की ओर निकल जाती हैं। ओके, एंड द लेग्स बिकम थिन, उनके हाथ पाँव भी बहुत ही दुबले पतले हो जाते हैं। और अगर अच्छे से इसका केयर नहीं किया जाता है बच्चे का तो इवन डेथ की चांसेस इस तरीके से बहुत ही देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेज। विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेज, विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है। ना अबाउट विटामिन बी डिफिशियंसी, जिसकी कमी से बेरी डिजीज़ हो जाती है। विटामिन सी, इससे स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। एंड रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें क्या हो जाता है कि उसकी बहुत ही वीकनेस हो जाती है, हड्डियाँ इसमें सबसे अधिक हड्डियों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और विटामिन के की कमी से हीमोरेज डिजीज़ हो जाता है। हीमोरेज डिजीज़ में पर्टिकुलर पर्सन का अगर चोट लगता है तो उनका ब्लीडिंग जल्दी से रुकता नहीं है, उनका ब्लड रुकता नहीं है, जिससे उनमें डेथ की भी चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। इसलिए विटामिन के डिफिशियंसी की ये जो हीमोरेज डिजीज़ है ये बहुत ही कभी कभी फैटल डेंजरस हो जाती है ना। बट मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़ में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है और पर्टिकुलर पर्सन की डेथ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, रिकेट्स, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसमें हड्डियां वीक हो जाती हैं ना। सोडियम की वजह से मसल्स क्रैप्स हो जाते हैं, यानी मांसपेशियों पर इसका असर पड़ता है। ओके ना। फास्फोरस, बैड टीथ एंड बोन्स, फास्फोरस की कमी से टीथ और बोन्स दोनों पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ना। अबाउट आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिजीज़ हो जाता है। मोस्टली देखा जाए तो इसमें ग्वाइटर डिजीज़ में जो थ्रोट का जो पार्ट होता है, यहाँ पर एक स्वेलिंग हो जाती है थ्रोट में, गले में, और ये आयोडीन की कमी से होता है। ये आयोडाइज्ड नमक ना खाने से ऐसा होता है। ओके,
तो जो हम साल्ट खा रहे हो उस पर ये अवश्य ध्यान दें कि वो आयोडाइज्ड होना चाहिए। नाउ इन्फेक्टस एजेंट्स, आइए अब हम लोग जान लेते हैं डिफरेंट इन्फेक्टस एजेंट्स के बारे में। ओके, दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज दैट आर वायरसेस। ओके, वायरसेस के बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दे आर टीनी ऑर्गेनिजम्स, इन्फेक्टस एजेंट्स में आपके वायरस आते हैं। दे ग्रो, मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, आपने पढ़ा था इस बात को कि ये जब तक हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचेंगे ये ग्रो और मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हमारी बॉडी के बाहर रहने पर ये हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं ये हमारे जो DNA और RNA है उसके साथ ये मिल करके ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और ये हमारी बॉडी पर इसका एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। दैट इज इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, डेंगू, एड्स, सार्स, ऐसी कई डिजीजेज हैं। ओके, नाउ अबाउट बैक्टीरियल डिजीजेज, these are unicellular prokaryotic which are harmful as well as beneficial for human। ये हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। सम डिजीज कॉज्ड, जैसे देखिए बैक्टीरिया से ही तो लैक्टोबैसिलस की वजह से ही दूध से दही बनता है। ओके, और भी कई इनकी लेदर फैक्ट्री से लेकर के हर एक जगह पे इनकी उपयोगिता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जिनसे डिफरेंट डिजीजेस भी क्रिएट होती हैं। फर्स्ट दैट इज योर हुपिंग कफ, देन टाइफाइड, कॉलेरा, एंथ्रैक्स, ये डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस क्रिएट होते हैं। ना अबाउट फंजाई, फंजाई की वजह से दे आर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। सम डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई दैट इज एथलीट्स फुट, कैंडिडियासिस, रिंगवर्म्स एटसेट्रा। ना अबाउट प्रोटोजोआ, these are simple primitive unicellular which are often found in water. Some diseases caused by them that is amoebiasis, kala ajar, etc. Now about different multicellular organisms, जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में अभी जस्ट पढ़ा ही है, जिससे कुछ वर्म्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। दैट इज अवर डायरिया, लीवर रॉट एटसेट्रा। ना अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से होते हैं? एन इन्फेक्टस डिजीज दैट इज क्लासिफाइड एज कम्युनिकेबल डिजीजेज एज इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हेल्दी पर्सन टू अनदर अनहेल्दी पर्सन। ओके, इसमें क्या होता है, अनहेल्दी पर्सन से डिजीज़ हेल्दी पर्सन को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। नाउ अबाउट means of spread, we have already discussed about it, that is our airborne disease, waterborne diseases, physical contact, then physical contact, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, एयरबॉर्न को भी पढ़ा है। और यहाँ पर जो न्यू एक पॉइंट आ रहा है दैट इज और फिजिकल कॉन्टैक्ट। देखिए फिजिकल कॉन्टैक्ट इंक्लूड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज दैट इज सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स। ये कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से ही ये इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को ये डिजीजेस आपके ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, इसलिए प्रॉपर इसका केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट, आइए देखते हैं, ये भी बहुत ही जस्ट वी कैन से डेंजरस डिजीजेज हैं, दैट इज एड्स। ओके, सच कांटेक्ट इज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और प्रेगनेंसी। मोस्टली देखा जाए तो प्रेगनेंसी के समय में जब कोई एक बेबी मदर के अंदर जब वो उसका नरिशमेंट किससे होता है, वो नरिशमेंट होता है ब्लड से। और अगर सपोज दैट माँ को अगर मदर को अगर एड्स है तो वो एड्स का जो वायरस होता है वो बच्चे में भी ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ तक कि अगर ब्लड है, ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं, अगर एक किसी ऐसे पर्सन का है उसमें एड्स वायरस है, अगर हम किसी एक हेल्दी पर्सन को अगर वो ब्लड डोनेट कर दिया जाए तो उससे भी एड्स होने के चांसेस होते हैं। या तो सपोज दैट आपको चोट लगा हुआ है किसी एक पर्सन को जिसे एड्स वायरस जिसके अंदर है उसे चोट लगा हुआ है, और सेकंड पर्सन को उसे भी कहीं न कहीं बॉडी पे कहीं न किसी पार्ट पे कट हुआ है, और वहाँ से अगर ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो जाता है तो ये डिजीज़ डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नाउ अबाउट डिफरेंट एनिमल्स की वजह से डिफरेंट डिजीजेज, जैसा कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ अबाउट इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेज, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि इन डिजीजेस का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है।
फर्स्ट वन, इसका लोकल इफेक्ट क्या होता है? जनरली जब हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है, इंक्लूड्स स्वेलिंग, जब हमारी बॉडी पर किसी वायरस बैक्टीरिया का अटैक होता है तो उसका हमको कुछ लोकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। दैट इज स्वेलिंग, हमारी बॉडी में किसी पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, या तो दर्द होना शुरू हो जाता है, और जॉइंट स्टिफनेस होता है, या तो हमें शरीर के जोड़ों पर कई भागों में हमें दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। दैट ऑकर ओनली एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और जनरली ये प्रॉब्लम कहाँ होता है? ये जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ रहता है उस जगह पे ऐसी प्रॉब्लम होती है। देन जनरल इफेक्ट इंक्लूड फीवर चिल्स, मतलब ठंडी दे करके बुखार आना, हेडेक होना, और फटीगनेस, बहुत ही थकावट का अनुभव होना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख न लगना, दैट ऑकर ऑल ओवर द बॉडी, जो हमारे पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। नाउ इन्फ्लेमेशन, द प्रोसेस बाय विच द बॉडी इम्यून सिस्टम शोज रिस्पॉन्स टू द टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। देखिए इन्फ्लेमेशन ये जो है ये बॉडी का हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम है। जैसे ही हमारी बॉडी पर उसका कोई वायरस बैक्टीरिया का असर होता है तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है, और ये शो करता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ऐसा प्रयास किया जिसके कारण इन्फ्लेमेशन हुआ है। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कम्युनिकेबल डिजीजेज आर डिफरेंट टाइप्स, दैट आर एयरबॉर्न डिजीजेज। अब कम्युनिकेबल डिजीजेज में कुछ यहाँ पे ये बता रहे हैं जिनमें कौन कौन से हैं। एयरबॉर्न डिजीजेज जो जनरली होते हैं, दैट आर कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, निमोनिया एंड डिफरेंट थिंग्स। नाउ अबाउट वाटरबॉर्न डिजीजेज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। देन कॉन्टैक्ट एनिमल से, और ये तरह तरह की जो डिजीजेज हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ अबाउट स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है, इतना जो इसका जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। जैसे ही हमारी बॉडी पे किसी वायरस का अटैक या बैक्टीरिया का अटैक होता है, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म सिस्टम है, एंटीबॉडी, वो क्या करता है कि एक्टिवेट हो जाता है, और इवन देन ऐसा करता है कि उस आपके ऑर्गेनिज्म जो भी आपके ऊपर इन्फेक्शन हुआ है उस वायरस या बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। दैट इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम है आपकी बॉडी का। ओके, इंगल्फ ऑफ अ स्पेसिफिक पैथोजन बाय द वाइट ब्लड सेल्स। आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काम क्या होता है? जो कोई भी स्पेसिफिक पैथोजेंस है, कोई बीमारी आपके अंदर आई है, वायरस या बैक्टीरिया, तो उसे वो क्या कर देता है? इंगल्फ कर लेता है, मतलब उसे वो समाप्त कर देता है, मार देता है, खा जाता है उसको, जस्ट वी कैन से। प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। देखिए जैसे ही कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, उसके अगेंस्ट में एंटीजन आने की वजह से एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जिससे हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नाउ वाइट ब्लड सेल्स, आइए वाइट ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं, उनमें कौन कौन सा मैकेनिज्म सिस्टम है। मोनोसाइट्स, ये वाइट ब्लड सेल्स में मोनोसाइट्स होते हैं, दैट बिकम मैक्रोफेजेस आर मैचुरेशन। अ मैक्रोफेज इंगल्फ एन इन्वेडिंग पैथोजन। ओके, इनमें जो मोनोसाइट है, जो इन्वेडिंग पैथोजन होते हैं, यानी जो आक्रमण करने वाले आपके वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, उसे यह मैक्रोफेज स्टेज में जब ये हो जाता है, मैचुरेशन के स्टेज में, तो ये उसे इंगल्फ कर जाता है। यानी हमारी बॉडी में कोई भी उस तरीके का ऑर्गेनिज्म आता है, जस्ट माइक्रोब्स आते हैं, उन्हें ये इंगल्फ कर जाता है। नाउ अबाउट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर ब्लड। ओके, ब्लड में लिम्फोसाइट क्या होते हैं? दीज वाइट ब्लड सेल्स जनरेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन। ओके, यानी जो भी डिफरेंट माइक्रोब्स हैं उनका जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी को जनरेट कर लेता है, जिससे वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मतलब यानी जो भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आते हैं वो
अपने एंटीजन के थ्रू वो मल्टीप्लाई करके हमारे डीएनए से या आरएनए से मैच करके वो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी जनरेट करके उनको मल्टीप्लाई करने से रोक देता है। ओके, लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है। ओके, कॉमन डिजीज़ेज में तो हो जाता है, लेकिन जितने भी आपके डेंजरस डिजीज़ेज हैं उनमें हमारी बॉडी का जो लिम्फोसाइट है वो अधिक कारगर साबित नहीं होता है। फिर भी येट ये आपके 80% डिजीज़ेज़ को ये खुद रोकने का काम करता है। नाउ अबाउट एंटीबॉडीज़, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आर जनरेटेड फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन, यानी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारे ब्लड में क्रिएट की जाती है। यानी कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन आ गया, सपोज दैट एंटीजन ए, वायरस के साथ एंटीजन ए आया है, तो ए के अगेंस्ट में ये क्या करता है, एंटीबॉडी जनरेट कर लेता है। मतलब उस एंटीबॉडी के कारण वो अब डेवलप होने नहीं पाएगा। द एंटीबॉडी इधर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द सेल और किल इट, या तो वो सेल में उसे एंटर करने नहीं देगा, या तो अगर एंट्री हो गई हो तो उन्हें किल कर देगा। ओके, समटाइम्स ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस सच एज पॉलन डस्ट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो एक्ट एज एंटीजेंस, कभी कभी ये भी एंटीजन के रूप में काम करते हैं। ओके, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन इट्स डिफेंस एंड कॉज एलर्जीज। अब देखिए, जैसे ही पॉलन डस्ट या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो क्या हो जाता है, इनकी वजह से हमारी बॉडी तुरंत एंटीबॉडी को क्रिएट करती है, जिससे वो हमें, हमारे सिस्टम को एलर्जी क्रिएट होने से हमारी बॉडी को ये बचाता है। ओके, एलर्जी आप देखते होंगे कि कभी कोई पॉलन ग्रेन हमारी बॉडी पे पड़ जाता है तो रैशेस हो जाते हैं, हमें एलर्जी क्रिएट हो जाती है, लेकिन ये एंटीबॉडी को क्रिएट करके वो क्या करता है, उसे रोकने का प्रयास करता है। ना अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ओके, आइए ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं कि उनको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ओके, और ट्रीटमेंट दैट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी एसेंशियल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अगर हम प्रॉपरली कॉमनली अगर हम उनका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ट्रीटमेंट न लेने से मोस्टली चांसेस हो जाते हैं, डेथ के चांसेस बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग द इफ़ेक्ट। अब देखिए इसको किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे हम उसको बचा सकते हैं डिजीज़ से। तो कॉमनली रिड्यूसिंग द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़, हम डिजीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। ओके, ये प्रिवेंशन का एक तरीका है ट्रीटमेंट का। जैसे अगर सपोज दैट किसी आदमी को प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, उनको अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज़ डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, तो ऐसे ट्रीटमेंट ये कम्प्लीटली, हालांकि ये ख़त्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाता है कि डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है उसकी मदद से। नाउ किलिंग द कॉज ऑफ द डिजीज़। ओके, सपोज दैट किसी को टीबी या तो आपका टाइफाइड हुआ है, तो उसके जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए एंटीबायोटिक दे करके उनको किल करके ट्रीटमेंट कर देना, एक ये तरीका होता है। नाउ अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ओके, प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए, प्रिवेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इलाज करने से कहीं बेहतर है कि हम प्रॉपर क्या लें, प्रॉपर हम इस बात का ध्यान दें कि हमें कोई डिजीज़ जल्दी से हो ना पाए। जैसे मोस्ट कॉमन आजकल जो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका प्रिवेंशन क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन, मास्क का यूज करना, किसी एक अनहेल्दी पर्सन के जिसको हम नहीं जान रहे हैं, जाने अनजाने में ऐसे लोगों के टच से हमें दूर रहना है। दैट्स द थिंग। ओके, तो प्रिवेंशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज़ ऑल्सो। आजकल जो ये प्रॉब्लम चल रही है इस समय, तो और ज़्यादा हमको प्रिवेंशन लेना ज़रूरी है। देयर आर सम जनरल एंड स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट द डिजीजेज। जनरल वेज क्या है, स्टे अवे फ्रॉम द डिजीज्ड पर्सन। ओके, किसी को अगर प्रॉब्लम हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है,
तो उनके टच में हमें नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग, देन इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। आप पानी से लेकर के सब कुछ की साफ़ सफाई, पानी भी आपके पास सही साफ़ सुथरा आप पानी पीजिए। ओके, किसी भी तरीके से ध्यान दीजिए, उसको हो सके तो बॉयल करके पीजिए। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप वाटर प्योरीफायर का यूज कर सकते हैं। नाउ प्रोवाइड अ क्लीन इन्वायरमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल स्टूडेंट्स। प्रॉपर हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसका वो प्रॉपरली क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग वेक्टर्स लाइक मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अब सपोज दैट आप जहाँ पर रह रहे हैं आसपास पर कुछ डीचेज हैं, छोटे गड्ढे पड़े हुए हैं जिसमें पानी रुका हुआ है, और पानी रुकने के कारण वहाँ पे डिफरेंट मॉस्किटोज़ उनके ब्रीडिंग हो रही है और वो जा रहे हैं, आपको उनकी बाइटिंग की, वो आपको काटे और उनकी वजह से क्या हो गया, आपको मलेरिया हो गया। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आसपास अगर ऐसा है और सपोज दैट कि साफ़ सफाई की कमी है तो उसको हमें साफ़ सफाई रखने का प्रयास करना चाहिए। कवर योर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग आर स्नेजिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। देखिए, ऐसी डिजीजेस जो वाटरबॉर्न डिजीजेज होती हैं उसमें हमें अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए जब हमें छींक आ रही हो। ओके, इसके साथ साथ जब हमें खांसी हो रही हो तो हमें अपने मुंह को अच्छे से ढक के रखना चाहिए ताकि हम डिजीजेस को लोगों तक पहुंचने से रोक सकें। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट। जैसे नाउअडेज आज जो प्रॉब्लम चल रही है इसमें भी हमें बैलेंस डाइट को प्रॉपरली लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ओके, अगर हम अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉपर इम्यून सिस्टम हमारा अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करेगा, इसलिए बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। व्हाट इज द बैलेंस डाइट? द डाइट विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ vitamins, proteins, fat, minerals, okay, all the things should be available there. okay, हमको इस तरीके से भी हम खुद को क्या कर सकते हैं, हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ स्पेसिफिक वेज स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वैक्सीनेशन। ओके, आने वाले समय में देखिएगा कोविड-19 के लिए भी वैक्सीन्स आ जाएंगे, तो खुद को सेव करने के लिए वैक्सीनेशन तो अवश्य कराना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सबसे पहले वैक्सीन किसने निकाला था। आपने 8th में पढ़ा होगा कि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले उन्होंने सबसे पहला वैक्सीन निकाला था। ओके स्टूडेंट्स, जिनकी वजह से आज ये पॉसिबल हो सका कि आज हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा कि वैक्सीन भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंजेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर कोई एक डिजीज़ नहीं हो सकता है। तो इसमें एडवर्ड जेनर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए जानते हैं इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं। इट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेज बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ सम एजेंट्स दैट मिमिक द माइक्रोब। ओके, हम कुछ ऐसा किसी जो डिजीज़ होने वाला है उनसे बचने के लिए किसी एक माइक्रोब को, सपोज दैट अगर हम बात करें, यहाँ पर हम आपको इसके माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस में क्या होता है, पोलियो वायरस को ही ड्रॉपलेट के रूप में वो बच्चों को पिलाया जाता है। अब वो क्या करता है, बॉडी में जा कर के वो हमारी बॉडी में जा कर के वो फिट हो जाता है। जैसे ही कोई पोलियो का वायरस हमारी बॉडी में इंसर्ट करना चाहता है, जस्ट एट वंस उस माइक्रोब का एक कॉपी, एक एंटी सिस्टम वो बना लेता है, और इस तरीके से एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारी बॉडी में वो लॉक कर देता है कि जैसे ही वो आएगा हमारे अंदर, तुरंत उसका एक प्रतिद्वंदी, मतलब उसका कंप्यूटर तैयार करना जो कि उसको क्या कर सके, उसको फिनिश कर सके, और इस तरीके से हमें वो प्रोटेक्ट कर देता है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट मेनी डिजीजेज लाइक टिटनस, पोलियो, मेजल्स, हेपेटाइटिस बी, होपिंग कफ, येलो फीवर, इन सभी की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं।
छोटे बच्चों को प्रॉपर्ली समय पर वैक्सीनेशन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आज इंडिया में डेथ रेट जो है वो बच्चों की वो बहुत ही उस पर काबू पाया जा सका है। लेकिन पहले क्या होता था, वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पाता था, जिससे डेथ रेट बहुत अधिक होती थी। दीज वैक्सीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेड जर्म, ध्यान से इसको समझिएगा स्टूडेंट्स, या तो ये डेड जर्म से बनता है और लाइव, या तो जीवित बैक्टीरिया वायरस से ये बनाया जाता है, या तो मृत से, ओके, और फिर उसे ही आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है या तो पिला दिया जाता है, जो आपकी बॉडी में जा कर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप कर देता है। वीकेंड जर्म्स और लिव वायरुलेंट जर्म्स और टॉक्साइड्स, ओके, या तो वो टॉक्साइड के रूप में, यानी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए वो एक तरीके से जहर के रूप में आपकी बॉडी में रहता है, नहीं हम जहर नहीं कह सकते हैं, एक उसका कॉम्पिटिटर के रूप में कह सकते हैं कि वो रहता है, वायरुलेंट जर्म के रूप में रहता है, या वीकेंड द जर्म, या तो वो आपकी बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसको वीकेंड कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है, उसे पनपने नहीं देता है। ओके, ना अबाउट इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन को भी स्टूडेंट्स अच्छे से समझिए। द इम्यून सिस्टम डेवलप स्ट्रेंथ इन द बॉडी टू फाइट ऑफ माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को इतनी शक्ति प्रदान करता है, इतना पावरफुल बना देता है कि वो माइक्रोब्स से खुद को वो लड़ने की उसकी क्षमता हो जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स, ये कुछ स्पेशल सेल्स से बने होते हैं, दैट इज़ प्रोटीन्स एंड ऑर्गन्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी बॉडी को ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और प्रॉपर्ली इम्यूनाइजेशन करवाना और इनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। ओके, नाउ मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्टस डिजीजेज। अब आइए जानते हैं कि कुछ जो इन्फेक्टस डिजीजेज हैं उसको प्रिवेंट करने का, बचाने का क्या तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, पर्सनल हाइजीन, फर्स्ट थिंग इट इंक्लूड्स क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, ड्रिंकिंग ऑफ क्लीन वाटर एक्सेट्रा। पहले आप प्रॉपर साफ़ सफाई रखिए और इसके साथ साथ जो पानी पी रहे हैं वो भी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। पब्लिक हाइजीन, इट इंक्लूड्स क्लीनिंग ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, ओके, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एट्सेट्रा, यानी जो भी पब्लिक वर्क है, पब्लिक हाइजीन है, उसमें भी प्रॉपर सैनिटेशन का हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, कुछ काम गवर्नमेंट का है और उसके बाद कुछ जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर हम देख रहे हैं कि जो पाइपलाइन जिससे हमारे यहाँ पर पानी आ रहा है वो कहीं से ब्रेक होकर के उसमें लीकेज हो गया है, तो एट वंस इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड इन्फॉर्म द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ साथ वाटर रिजर्वायर हो, उसमें कोई भी इस तरीके की चीज़ों को उसमें न डालें जिससे कि अफेक्टेड हो पॉन्ड इकोसिस्टम। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज सिस्टम को प्रॉपर उसका डिस्पोजल साफ़ सफाई करके तभी उसको डिस्पोज किया जाए वाटर में, अदरवाइज़ वो भी इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, या तो कहीं ना कहीं से वो पर्कुलेशन होकर के अगर वो हमारे मेन स्ट्रीम वाटर सिस्टम में अगर वो आ जाता है तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।